हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए खास तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके आगामी एग्जाम जो होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा पहला सवाल ये आपका है कि भाई वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 244 रुपए का है। दोस्तों, जब भी आपके पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, वो भी जब 3 साल की बात हो, तो सिंपल आपको बनाना है। और बनाने का एकदम सरल अप्रोच क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान समझना, जिंदगी में हमेशा याद रहेगी ये चीज़। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई 20% का फ्रैक्शन क्या होता है। ये यदि आप समझ गए ना तो बहुत आसान है। तो सबको पता है कि भाई 5% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो 5% का फ्रैक्शन होता है भाई, हमको पता है 1/20 होता है। आए दोस्तों समझ में, कितना होता है? 1/20 होता है। मतलब मैं ये कहूंगा कि आपको क्या लिखना है, पहले साल 20, दूसरे साल 20 और एक कितना हो जाएगा, मैंने कहा 21। और फिर थर्ड ईयर के लिए क्या करोगे, तो फिर इसी 20 को एक बार और लिख देना है ना। हम 20 को कितने बार लिख देंगे? 2 बार। क्या किए हमने यहाँ पर? 20 एक जोड़कर 21 और फिर 20 को हमने क्या कर दिए, लिख दिए। तो टोटल जो अंतर आएगा, टोटल इतने का ही अंतर आएगा दोस्तों, हमेशा याद रखना इस प्रकार के केस में। ठीक है, कितने का अंतर आया? 20 20 40 और 21 कितना हो गया, मैंने कहा 61 का अंतर आएगा। अब चूंकि 3 साल का है तो हमेशा याद रखना, रेशो का जो फर्स्ट वाला होता है ये क्यूब इसका क्या बनेगा भाई, हम कहेंगे मूलधन बनेगा। बताओ 20 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे जी फिर तो 8000 होता है। कितना हो जाता है प्यारे दोस्त? 8000 होता है। और ये अंतर है आपके पास 61 का, और मूलधन कितना हो गया? 8000। हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आपको 3 साल के सीआई और एसआई के बीच अंतर पूछे तो जो भी फ्रैक्शन रहेगा, पहले 20 को लिखना, फिर एक बढ़ाकर लिखना 21 और फिर 20 को रिपीट कर देना है। यदि उनके बीच 1 का डिफरेंट है तो 2 का डिफरेंट है, उसको दुगना कर देना है। क्लियर है? चूंकि यहाँ पर 1 का डिफरेंट है तो मैं सभी को लिखा 20 21 और 20 कितना हो गया, टोटल 61। और जो सामने वाला फ्रैक्शन होगा, चूंकि 3 साल की करना है तो क्यूब कर देना है। तो जैसे मैंने 20 का क्यूब किया, कितना आ गया? 8000। अब आपको पता होगा कि भाई 61 का मान अंतर के रूप में दिया कितना है, तो मैंने कहा 244 दिया गया है। ठीक है भाई, अब बता सकते हो ये कितने गुना है, तो मैंने कहा 61 का ये 4 गुना है। कितने गुना होगा दोस्तों? 4 गुना होगा। उसी प्रकार 8000 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8000 का 4 गुना होता है 32,000, और यही हमारा क्या है, मूलधन होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने कहा भाई ऑप्शन नंबर पहला 32,000 जो होगा ये आपका सबसे सरल सोल्यूशन में से आएगा भाई। इससे सरल आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको जबरन का फार्मूला रखना पड़ेगा, उससे भी आएगा ऐसा नहीं, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्लियर है दोस्तों? देखिएगा नेक्स्ट सवाल, फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रकार के जब सवाल आए तो आप कैसे बनाना है। दिया गया है अमर और कोमल की आय का अनुपात दे रखा है भाई 5 और 4 के अनुपात में है, और इनके व्यय का अनुपात दे रखा है 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 6000 रुपए बचाता है तो अमर की आय ज्ञात कीजिए बोला गया है। सिंपल सवाल है कि एक तो हमको आय का अनुपात दे रखा है और व्यय का अनुपात दे रखा है। आपको एक चीज पता होगा कि आय में से जब हम व्यय को घटाते हैं तो बचेगा जो ना, वो हमारे पास बचत होता है। आप मानते हो इस चीज को? ठीक है भाई, यदि ऐसा है तो हम एक चीज तो कर ही सकते हैं यहाँ पर। फिर ध्यान समझना मेरी बात। मैंने कहा आय का अनुपात, इनकम का अनुपात। यदि मैं बात करूं इनकम का, तो अमर और ये है अमर, ठीक है भाई, अमर और ये है कोमल। तो अमर और कोमल के इनकम का अनुपात क्या होगा, तो मैंने कहा 5 और 4 के अनुपात में है। ठीक है भाई, इनके खर्च की बात करें, स्पेंड की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें तो कितने के अनुपात में, तो 2 और 1 के अनुपात में दिया गया है। इनकी बचत की बात करें, सेविंग की, तो हमको वही सेविंग क्या करना है, निकालना है कि भाई सेविंग का अनुपात तो दिया नहीं, लेकिन सेविंग दोनों 6-6 हजार रुपए की बचत कर रहे हैं यहाँ पर। अब ध्यान से देखिएगा कि भाई अमर ने भी 6000 बचाए और कोमल ने भी 6000 बचाए। भाई दोनों की बचत सेम है तो उनके अनुपात भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मानते हो आप? तो अनुपात कैसे सेम आएगा? मैंने कहा 5 में 2 घटाऊंगा तो 3 बचेगा, और 4 में 1 घटाऊंगा तो 3 बचेगा। मानते हो? तो भाई मेरे प्यारे भाई याद रखना, यहाँ पर यदि हम घटाएंगे इनकम में से उनके खर्च को, मतलब आय में से व्यय को, तो सेम के सेम क्या होनी चाहिए, बचत आनी चाहिए। क्योंकि दोनों समान क्या कर रहे हैं, पैसे के रूप में जैसे 6-6 हजार रुपए की बचत कर रहे हैं। तो मैंने 5 में 2 घटाकर देखा तो बच गया 3, बराबर दोनों सेम होने चाहिए। 4 में 1 घटाकर देखा 3, तो इस 3 की वैल्यू कितने हजार के बराबर है, तो मैं समझ गया कि भाई ये 6000 रुपए के बराबर है। ठीक है, अब 3 का मान 6000 है तो आप कहोगे फिर तो 1 का मान 2000 होगा।
मानते हो आप चीज को? भाई एक का मान कितना हो जाएगा? 2000। हमको क्या पूछा गया कि अमर की आय ज्ञात करना है। मेरे प्यारे भाई, अमर की आय 5 भाग है, एक भाग का मान 2000, तो 5 भाग का मान कितना हो जाएगा? तो 5 दूनी 10,000। तो अमर की जो आय होगी ना, ये कितने का होगा? तो हम कहेंगे भाई 10,000 का होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में? बहुत सिंपली आपको देखना है, और लगभग बहुत सारे एग्जाम में चांसेस होते हैं कि इस टाइप के सवाल बने। क्लियर? तो आपसे हर एक सवाल क्या होना चाहिए? बनने चाहिए। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल है। ये बोला गया है कि भाई 4 वर्ष पहले माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 13 गुनी थी। कई बार लोग क्या करते हैं कि गुना को कहाँ फिट करेंगे, इसमें दिक्कत होने लगता है। तो गुना को जो बड़ा वाला गुना है, जिसका उम्र बड़ा होता है, उसमें रखना। जैसे माँ बेटी से हमेशा बड़ा देखने को मिलेगा, बेटी बड़ा नहीं हो सकता। मानते हैं ना आप चीज को? तो मैंने कहा कि ये माँ है, माँ, और ये उसकी बेटी, ठीक है ना। अब यदि बेटी 1 है तब जाके माँ 13 गुनी होगी, मतलब 13। तो अनुपात क्या हो गया? तो हम कहेंगे 13:1। ये कितने साल पहले की बात है? 4 साल पहले की बात के अनुपात है। फिर 2 वर्ष बाद उसी माँ और बेटी के बीच के अनुपात क्या हो जाएगा? तो बेटी से माँ 4 गुना बड़ी होगी। इसका मतलब बेटी यदि 1 है तब जाके माँ कितने हो जाएगी? तो हम कहेंगे भाई 4 हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? अब एज एक ऐसा चीज होता है जिसमें सेम बढ़ता है। आपका उम्र 5 साल बढ़ेगा तो मेरा उम्र भी 5 साल बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर अंतर जो होगा वो भी सेम आएगा। क्लियर है? अब आपको बताना है भाई कि 13 और 4 और 1 और 1 में भाई अंतर तो सेम नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? अंतर को सेम बनाएंगे। और अंतर को सेम कैसे बनाएंगे भाई? ध्यान समझना मेरी बात। ऊपर वाले अनुपात के अंतर का गुणा नीचे में, और नीचे वाले अनुपात के अंतर का गुणा ऊपर में करना है। तो मुझे समझ आ गया कि भाई ऊपर में अनुपात में कितने का अंतर है? 13 और 1 में 12 का। तो मैं 12 का गुणा नीचे में कर देता हूं, तो आप देख पाओगे 12 चौके 48, अनुपात ये हो जाएगा 12 कम 12। क्लियर है? अब नीचे वाले अनुपात में अंतर कितने का है? तो 4 और 1 में अंतर 3 का है। तो 3 का गुणा ऊपर में कर देते हैं। तो 3 का गुणा ऊपर में करेंगे तो 13 तिया 39, और ये हो जाएगा भाई 13 कम 13, 13 कहता हूँ, 3 एकम 3। ठीक है? कितना हो जाएगा? 3 एकम 3। क्लियर है? अब आप अंतर करके देखना। तो मैंने कहा 39 से 48 कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे 39 से जो 48 है ना, ये कितना ज्यादा है? तो 9 ज्यादा दिखाई दे रहा है ना भाई? हमने कहे 9 ज्यादा दिखाई दे रहा है, उतना ही अंतर यहाँ पर भी आना चाहिए। तो 12 से 3 से 12 कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे भाई 9 ज्यादा है। और 9 का मान कितने के बराबर होगा? तो यहाँ पर बोला गया है 4 वर्ष पहले और उसके बाद 2 वर्ष बाद। तो हमेशा याद रखना, पहले और बाद में यदि हम अंतर करेंगे पहले और बाद में, है ना, मतलब एक निगेटिव में है और एक पॉजिटिव में, तो हमेशा जुड़ जाएगा। तो 4 और 2 का सम किसके बराबर होगा दोस्तों? तो मैं कहूंगा भाई 6 साल के बराबर होगा। क्लियर है? तो मैंने कहा 9 की वैल्यू किसके बराबर है? मैंने कह दिया 6 साल के बराबर। तो यहाँ से 3 से कट जाएगा, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे 3 दूनी 6 के बराबर, मतलब 2 साल के बराबर होगा। पूछा क्या है यहाँ पर? उसकी बेटी की उम्र से, और क्या है, कितने वर्ष बाद माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 3 गुना हो जाएगी बोला गया है ना? सवाल को पढ़ना था कंप्लीट, क्या है ना? कितने वर्ष बाद, क्या है, कितने वर्ष बाद माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। चलो ठीक है, यहीं से निकाल लेते, कोई सुनी है। 3 का मान होता है 2, तो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 से कट जाएगा, 13 से 3 बार में, तो 13 दूनी 26 साल की होगी, और ये 2 साल की होगी। ठीक है? तो यहाँ से यदि मैं निकालना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि भाई डायरेक्ट माँ की आयु ही निकाल देता हूँ ना, उसमें क्या है। ठीक है? आपको आसान हो मिलेगा, क्योंकि कितने साल बाद बोला गया है। ठीक है? कितने साल बाद बोल दिया गया, तो हम यहाँ पर कर देते हैं कि भाई जब 3 का मान 2 है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? अब चूंकि वर्तमान तो वाला है, पुराना है 4 साल पहले की, ये आपके पास वर्तमान लग रहा है। ये बोला गया है कि कितने वर्ष बाद माँ की उम्र उसकी बेटी की 3 गुनी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर अंतर इक्वल हो गया है, अभी इन दोनों को हम हटा देते हैं, ध्यान समझना। ठीक है? मैं इन दोनों को हटा दिया, मैं 3 गुना के चक्कर में चले जाता हूँ, ये 1 कर देता हूँ, और अनुपात कितना कर देता हूँ? 3 कर देता हूँ। ध्यान समझना यार। ठीक है? अब हमको क्या करना है? अंतर सेम करना है। अब ऊपर वाले में अंतर कितने का है? तो 48 और 12 में अंतर 36 का है, और नीचे में 3 और 1 में अंतर 2 का है।
तो नीचे जब यदि ऊपर में 36 का अंतर है तो नीचे में भी 36 का अंतर हो रहा है, लेकिन यहाँ तो 2 का अंतर, तो मैं 18 का गुणा नीचे में कर देता हूँ। ध्यान समझना मेरी बात। यदि 18 का गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 18 तिया 54 और ये हो जाएगा आपके पास 18 कम 18। ध्यान समझना मेरी बात। अब आप देख पाओगे कि 48 से 54 कितना ज्यादा है, तो भाई 48 से 54 आपके पास 6 ज्यादा है, और 12 से 18 भी कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। यदि हम इन दोनों में अंतर की बात करें, क्योंकि हमारा रिजल्ट तो यहीं से आने वाला है, ठीक है, हमारा जो रिजल्ट है यहीं से आने वाला है, तो हम देखेंगे 3 और 12 में अंतर 9 का है, और 9 का मान हमने कितने साल के बराबर देख लिए, 6 साल के बराबर। हमको तो ये वाला अंतर चाहिए 48 और 54 में कितने का अंतर, तो आप कहोगे भाई 6 का अंतर, मतलब 6 का मान क्या करना है, हमको ज्ञात करके बताना है। अब देखो 9 का मान यदि 6 हो सकता है ना, तो 6 का मान कितना होना चाहिए, तो आप क्या करना, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि भाई 3 का मान तो निकाल सकते हैं ना, 3 का मान कितना हो जाएगा, 2 साल। अब 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 साल बाद। तो 4 साल बाद है ना, बेटी की उम्र से माँ की उम्र 3 गुनी हो जाएगी, और यही आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसलिए मैं कहता हूँ सवाल को पहले पढ़ना जरूरी है। हमने क्या किया, सवाल को यहीं तक पढ़े, मुझे लगा कि फिर माँ की आयु पूछ लेगी या तो बेटी की, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक बार और हमको अनुपात दे दिया था कि 3 गुनी कितने साल में होगी, तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 4 वर्ष आएगा, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों, आया समझ में मैं क्या बोलना चाहूँ कि भाई यहाँ पर 9 का अंतर, यहाँ पर 6 का अंतर था, 9 का मान दिया था 6 साल, 6 का मान निकालना था, तो कितना मिल गया हमको, 4 साल मिल गया। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, ये आपके पास पहला सवाल है कि 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 3:2 है। यदि इस अनुपात को 1:2 करना हो तो कितना पानी डालना होगा। ध्यान समझिए दोस्तों, फटाफट बनाइए, बहुत सरल सवाल है, बहुत इजी सवाल है। बता रहा हूँ ना, इतना सरल कि मैं बता नहीं सकता। एक चीज बताओ, आपके पास कोई बर्तन में 100 लीटर के मिश्रण है, जिसमें से 3 भाग दूध है और 2 भाग पानी है। अब इसमें कुछ और पानी ऐड करोगे तो अनुपात बदल कर क्या हो जाएगा, मैंने कहा 1 और 2 हो जाएगा, यही होना है ना। अब एक चीज बताओ मुझे, आपके पास टोटल 100 लीटर है, जिसमें हमारे पास कुछ मिल्क होगा और कुछ यहाँ से क्या होगा, तो मैंने कहा भाई वाटर होगा। ठीक है, अब मिल्क 3 2 टोटल 5 हो रहा है, 5 से भाग देंगे 20 बार में चल जाएगा, मतलब 20 या 60 में कह सकता हूँ कि प्रारंभ में 60 लीटर आपके पास मिल्क होगा, और 20 दूनी 40, मतलब 40 लीटर क्या होगा, तो मैंने कहा भाई वाटर होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब बोला गया है कि यदि इस अनुपात को कितना बनाना होगा, 1:2 करना हो, तो इसमें कितना अलग से पानी डालना है। यहाँ पर आपको दूध डालने के लिए बोला ही नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, ये अनुपात तो सेम रहेगा भाई, है ना। मैंने कहा 1 मैंने कर दिया 2। अब सिंपल सी सोच कर देखना है कि भाई 1 का मान किसके बराबर है, 60 के बराबर। जब 1 का मान 60 के बराबर है तो 2 का मान कितना होगा, तो मैंने कहा 1 का मान 60, तो 2 का मान 60 दूनी कितना बराबर हो जाएगा, मैंने कहा 120 लीटर के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, होना चाहिए। मतलब पहले कितना था, 40 लीटर पानी था, हमने कुछ और पानी मिलाया तो पानी कितना हो गया, 120 लीटर। तो कितने लीटर पानी मिलाया गया, तो मैंने कहा भाई 80 लीटर मिलाया गया। तो मिलाए हुए पानी की जो मात्रा होगी ये कितने लीटर की होगी दोस्तों, मैंने कहा ऑप्शन नंबर बी 80 लीटर की हो जाएगी, और यही हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में सबको, बिल्कुल ठीक है। आराम से डील करना है सवाल को, बहुत सिंपली तौर पर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। देखिएगा अगला सवाल, फट से बनाना है ना, सबसे बनने चाहिए इस टाइप के सवाल, बहुत सिंपल है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि x एक कार्य का 25% 20 दिनों में करता है। ठीक है भाई, 25% काम को कितने दिन में कर लेता है, 20 दिन में करता है। y x से जुड़ता है और वे एक साथ शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो y अकेला पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है, आपसे पूछा गया है। बहुत सरल सवाल है, ठीक है ना, बहुत सिंपल भी है। अब हमको एक चीज पता है, आपको पता होगा कि भाई x जो है यदि किसी काम के 25% को 20 दिन में करेगा। आप एक चीज बताओ कि 25% काम को यदि ये 20 दिन में करता है, ठीक है भाई, तो मैं कह सकता हूँ कि 100% काम को कितने दिन में करेगा। तो आप कहोगे 25 चौके 100 होता है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, चौके कर देंगे, तो 20 चौके कितना हो जाएगा, 80 दिन में। इसका मतलब मैं समझ गया कि जो x होगा ना, ये x है ना, x जो है
पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, तो मैंने कहा भाई 80 दिन में कर सकता है। क्लियर है। फिर बोला गया कि अब जब 25% काम हो जाएगा तो बचेगा कितना काम, तो आप कहोगे 75% काम। और इस 75% काम को एक्स और वाई दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो 75% का काम को कर दिए 15 दिन में। ठीक है, ध्यान समझना मेरी बात। तो भाई 100% काम को, पूरे काम को कितने दिन में कर लेते हैं लोग, तो हम कहेंगे देखो ये 25 से कट रहा है, 25 दिया और ये हो जाएगा 25 चौके। देखो 3 का मान 15 है, मतलब 3 5 15, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। मतलब यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो पूरे काम को 20 दिन में करेंगे। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई x प्लस वाई यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम जो है ये 20 दिन में हो जाएगा। क्लियर है। अब पूछा गया कि y अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 80 और 20 का एलसीएम 80 होता है। यदि मैं ये कहूँ आपसे कि भी 80 का 80, x की एफिशिएंसी 1 यूनिट और x और y दोनों की एफिशिएंसी की बात करें तो 20 चौके कितना होता है, 80, 4 हो गया। अब आपको पता है कि दोनों का मिलाकर 4 होना चाहिए, लेकिन x का तो केवल 1 है। इसका मतलब y की एफिशिएंसी कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। और y को यदि मैं काम कराना चाहूँ पूरे 80 काम को 3 के हिसाब से, तो इतने दिन में क्या होगा, उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा भाई आपका जो राइट आंसर होगा ये 80/3 दिन में वाई पूरे के पूरे काम को क्या कर लेगा, अकेले कर लेगा। आए भाई समझ में, बहुत सरल तरीका है और बहुत आसानी से सवालों को डील करना है। आए समझ में। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये देखिएगा अगला सवाल आपके सामने है। तो बड़ा देखिएगा सवाल, एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है। बोला गया है कि एक टंकी जो है ना उसको 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें घंटा अधिक समय लगता है। बोला गया मतलब जो पहले 9 घंटे में भरा जा रहा था, अब चूंकि एक रिसाव है तो अब वही टंकी 10 घंटा में भरने लगा। यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो रिसाव की वजह से अब कितने समय में खाली हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया। भी सिंपल सी बात है। तो मैंने कहा कि एक पाइप हम ले लेते, इनलेट पाइप। ये मैंने कहा कि इनलेट पाइप है, और एक इनलेट के साथ साथ एक चूंकि रिसाव वाला है तो मैंने कहा एक आउटलेट पाइप ले लेता हूँ, ये दोनों मिलकर। ठीक है। अब यदि केवल हम इनलेट पाइप से, यहाँ पर सवाल बोला गया कि एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, मतलब भरने वाले यदि पाइप होगा तो वो इसको 9 घंटे में भरेगा भाई। क्लियर है। एक रिसाव के कारण 1 घंटा अधिक समय लगता है, मतलब यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो 10 घंटे का समय लगता है। क्लियर है। हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लिए, बताओ 9 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपको कि भाई 90 हो जाएगा। यदि इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो 9 दहम 90। ठीक है, मतलब 10 यूनिट पर आवर भरने का काम कौन करता है, इनलेट पाइप। और दोनों पाइप की बात करें तो 10 निया कितना होता है आपके पास, 90 होता है। इसका मतलब ये 10 भाग भरेगा, ये भरने वाले पाइप है, तो इन आउटलेट जो है खाली करने वाला है। तो एक खाली करेगा तब तो जाकर आएगा, 10 में एक कम करेंगे तो कितना आएगा उनकी एफिशिएंसी, तो हम कहेंगे 9। अब यही आउटलेट पाइप को केवल खाली पूरा भरे टंकी, मतलब पूरा भरे टंकी की जो कैपेसिटी होगी कितने की होगी, 90 यूनिट की, लेकिन ये तो 1 यूनिट पर घंटा खाली करता है। तो पूरे को खाली करने में इसको कितना समय लग जाएगा, तो मैंने कहा भाई 90 घंटे का समय लग जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में, बहुत सिंपली देखना है। हमेशा जो आउटलेट पाइप होती है ये निकासी पाइप होता है, और निकासी पाइप होने के कारण हमेशा याद रखना है, इसको निगेटिव में रखना है, जोड़ना नहीं कि ये पानी निकालने का काम करता है, भरने का काम नहीं करता। इस कारण से हमको यहाँ पर घटाना पड़ा। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल। देखते ही रहेगा। ये आपके पास सवाल है, एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है, बोला गया है। ठीक है, यदि आधी दूरी दुगने समय में तय की जाती है तो दोनों चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझना, एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है, यदि आधी दूरी को दुगने समय में तय की जाती है तो दोनों चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बार और पढ़ सकते हो, अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट अ सर्टेन स्पीड इफ हाफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन द डबल द टाइम, फाइंड द रेशियो ऑफ बोथ द स्पीड। तो मैंने सबसे पहले ले लिया कि भाई एक निश्चित वाल ले लेते हैं, निश्चित चाल, मैंने कहा स्पीड 1 ले लिया,
और एक ले लिया मैंने स्पीड 2। अभी बात नहीं है इसकी, खैर पर भी ले लिया हमें, ठीक है, ध्यान समझना मेरी बात। मैंने कहा कि भाई एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय की जाती है, ठीक है। यदि आधी दूरी को दुगने समय में तय किया जाए, भाई सिंपल सी बात है, यदि आप आधी दूरी को दुगने समय में तय करोगे तो पूरा दूरी को 4 गुना समय में तय करोगे कि नहीं करोगे। तो हमारे पास स्पीड नहीं रखते है ना, हम निकाल लेते हैं यहाँ पर टाइम के रेशो निकाल लेते हैं, टाइम, ठीक है। यदि आधी दूरी को आप दुगने समय में तय कर रहे हो तो पूरी दूरी को सिंपल सी बात है आप तय करने में 4 गुने समय लोगे। तो पहले आप 1 का समय लेते थे, अब आप 4 गुना समय लेने लगे। और आपको पता है कि यदि डिस्टेंस वही हो तो टाइम के उल्टा क्या होता है मेरे भाई, तो मैंने कहा टाइम के उल्टा तो स्पीड होता है। तो स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो ये मान लेना कि आपके पाठ में एकदम सिंपल सवाल आ गया, एक लड्डू वाला सवाल आ गया है, ठीक है। और इन सवालों को बहुत आसानी से डील भी करना है भाई। समझ आए कि एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है, कोई इशू नहीं। क्योंकि आधी दूरी को दुगने समय, भाई आधा दूरी को यदि आप दुगना समय में तय करोगे तो पूरा दूरी को तो 4 गुना समय लोगे, है ना। फिर आधी दूरी के लिए दुगना, फिर आधी दूरी के लिए दुगना, मतलब पूरा दूरी के लिए 4 गुना का समय। तो यही हमारे पास टाइम का अनुपात था 1:4। हमने उल्टा कर दिया तो क्या हो गया आपके पास, यही सॉरी ये टाइम का अनुपात था तो ये स्पीड का अनुपात बन जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, 1 से 100 तक के गिनने पर दहाई के स्थान पर अंक 2 कितनी बार आता है बोला गया है, ठीक है। 1 से 100 तक गिनने पर, वो भी कौन से स्थान पर, तो बोला गया है दहाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि भाई दहाई के स्थान पर जो 2 है, अंक 2 कितने बार आता है। तो आपके माइंड में होगा कि दहाई के स्थान पर यदि हमको 2 लाना है तो हम कहेंगे भाई दहाई के स्थान पर 2 तभी आ सकता है जब एक तो 20 होगा, तब एक 21 होगा, एक 22 होगा, है ना, एक आपके पास 23 होगा, एक आपके पास 24 होगा, एक 25 होगा, एक आपके पास 26 होगा, एक आपके पास 27 होगा, एक 28 होगा और एक आपके पास 29 होगा। क्योंकि आपको तो 1 से 100 के बीच में गिनना है। यदि इकाई के स्थान पर होता तो मैं ले सकता था 2 को लेता, 12 को लेता, 22, 32, 42 इन सब को लेता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है दहाई के स्थान, ये आपके पास इकाई और ये है आपके पास दहाई। तो टोटल कितने देखने को मिलेगा, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो टोटल कितने ऐसे अंक है जिसके दहाई के स्थान पर 2 अंक है, तो हम कहेंगे भाई टोटल 10 अंक है जिनके दहाई के स्थान पर हमको 2 अंक देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों, आए सवाल, ठीक। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 1156 के गुणनखंडों की कुल संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब भाई जब भी आपको गुणनखंड निकालना रहता है तो सबसे पहले तो हम इसको तोड़ते हैं। तोड़ने में दिक्कत हो तो आप क्या कर लेना, ये वाला तरीका अपना लेना, बहुत आसान रहेगा। भाई कुछ चीज़ों को नहीं जान पा रहे तो आपको ये करना बहुत आसान है, ठीक है। हम सबसे पहले 2 से देते हैं तो आप देख पाओगे 2 पंचे 10, बचेगा 1 हो गया 15, 2 सत्ते 14, बच गया 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से हम देंगे, 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, बच जाएगा 1 हो गया 17, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बच जाएगा हो गया 18, 2 9 18। अब 2 8 9 है, अब ये कटेगा किससे, तो भाई ये कट सकता है आपके पास 17 से करते हैं, 17 का वर्ग होता है तो 17 से काटेंगे, 17 कम 17, अब आपके पास बचेगा कितना 17 से कटेगा क्या, है ना, 17 कम 17 बच गया कितना, उधर से 8 और इधर से 3, 8 और 3 11 और आपके पास 17 छक्के 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है। फिर एक बार हम यहाँ पर 17 से भाग दे देंगे तो कितने बार में चल जाएगा, एक बार। अब यहाँ पर हम क्या देखें भाई, ध्यान से देखो 2 कितने बार आया, तो मैंने कहा 2 2 बार आया, मतलब लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। 17 कितने बार आया, तो 17 भी यहाँ पर 2 बार आया, मतलब 17 के ऊपर पावर लगा देते हैं 2। अब दोस्तों जब भी आपको गुणनखंडों की संख्या निकालना रहता है तो गुणनखंडों की संख्या नंबर ऑफ, है ना, जैसे गुणनखंडों की संख्या निकालना रहता है तो फार्मूला क्या होता है, तो हमको पता है x की पावर n इंटू मान लेते हैं y की पावर आपके पास m इस टर्म में हो तो हमेशा n में उसके घात में 1 जोड़ा जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर उसके पास जो भी घात होगा उसमें 1 जोड़कर फिर से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये तरीका होता है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर भी 1 जोड़ेंगे तो हो गया 3, और 3 और 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मैंने कहा 9। तो गुणनखंडों की टोटल संख्या कितना देखने को मिलेगा दोस्तों, तो मैंने कहा 9 देखने को मिलेगा, और यही आपका क्या होगा भाई, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में, बहुत सिंपली सवाल था। देखिएगा अगला सवाल जी, यहाँ पर दिया गया है यदि x बराबर 2 की पावर 3 गुणित 3 की पावर 2 गुणित 5, और यहाँ पर फिर गुणा का चिन्ह होगा, है ना, यहाँ पर गुणा का चिन्ह होना चाहिए, गुणा 7 की पावर 3, उसी प्रकार है y बराबर 2 की पावर 2 गुणित 3 की पावर 3 गुणित 5 की पावर 2 गुणित 7 की पावर 2, उसी प्रकार z बराबर है 2 की पावर 4 गुणित 3 की पावर 3 गुणित 5 की पावर 3 गुणित 7। तो यहाँ पर पूछा गया आपको x, y और z, ये दो नहीं है, ये क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। z का HCF क्या होगा। अब मेरे प्यारे भाई याद रखना, जब भी आपको HCF निकालना रहता है तो HCF में हम क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं। एक ऐसा बड़ी संख्या लें, है ना, जो दिए गए संख्याओं को काट दे, तो वो क्या होता है, आपके पास HCF होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब आपको इस रूप में घात के रूप में देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे HCF निकालते समय मिनिमम घात वाला ही आपका क्या माना जाएगा, HCF। जब आपके पास बेस आधार जो होता है ना, बेस यदि ये समान है तो जिसका घात मिनिमम होगा वो HCF होता है, और जिसका घात मैक्सिमम होता है वो LCM होता है। यदि मैं घात 2 की बात करूं x में, तो x हम बात करें तो यहाँ पर x की यदि हम बात करें तो भाई देखो तीनों जगह हो वही आपके क्या होता है, HCF होता है। तो x, y और z तीनों में होने चाहिए। तो यदि मैं बात करूं x की या y की या z की, तीनों की यदि हम बात करें तो आपको देखकर बताना है कि यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, और यहाँ पर भी बेस 2 है। अब इन तीनों बेस 2 वाले में मिनिमम घात किसका है, तो मैंने कहा 2 की पावर 2 का है। तो HCF क्या होगा दोस्तों, तो मैंने कहा इसका HCF हो जाएगा 2 की पावर 2। गुणा का चिन्ह है, गुणा कर देते हैं। अब हम बेस 3 की बात करते हैं तो 3 का स्क्वायर है, 3 की पावर 3 है, और ये 3 है, तो मिनिमम घात किसका है, तो हम कहेंगे केवल 3 का। तो हम लिख दिए 3, फिर उसके बाद गुणा कर देते हैं। यहाँ यदि हम बात करें बेस 5 की तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 का वर्ग और 5 का क्यूब, तो मिनिमम क्या है, तो हम कहेंगे भाई 5 है। गुणा आगे यदि हम बात करें 7 की तो 7 का क्यूब, ये 7 की स्क्वायर और केवल 7, तो हम केवल किसको लेंगे, 7 को ले लेंगे। ये सब के सब आपके क्या है, HCF के रूप में आ जाएगा। तो 2 की पावर हो गए 4 गुणित 3 गुणित 5, और हम कर देंगे भाई गुणा 7। आप कहोगे 5 चौके 20, 20 दिया 60, और 60 का गुणा 7 के साथ कर देंगे तो आप देख पाओगे 6 सत्ते 42, मतलब 420 जो होगा ये हमारा क्या होगा, HCF होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। है भाई समझ में। ऐसे आपको इन सवालों को क्या करना है, डील करना है। यदि यहीं पर LCM पूछ देता तो हम जितने भी बड़े बड़े घात हैं उन बड़े घातों को लिख देते, LCM मिल जाता। क्योंकि हमको तो HCF पूछा गया था, इसलिए हम केवल और केवल छोटे घात को ही लिखे। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, यदि x बराबर √3 प्लस √2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करके बताना भी। देखो जब भी इस प्रकार के सवाल है तो आप क्या करोगे कि आप जब तक x प्लस 1/x के टर्म में नहीं लाओगे तब तक है ना, तब तक आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान नहीं निकाल सकते। तो हमारा काम है कि भाई हम x प्लस 1/x के टर्म में क्या कर लें, ला लें। और इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया है कि x बराबर कितना दे रखा है भाई, तो मैंने कहा √3 प्लस √ क्या दिया गया है, 2 दिया है। यदि मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ 1/x, तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मैंने कहा √3 माइनस हो जाएगा ये √ का क्या 2। यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आप देख पाओगे x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगा ना, ये पॉजिटिव से निगेटिव कट गया तो आपके पास कितना हो गया, मैंने कहा 2√3। अब मुझे आसानी से निकालने में कोई इशू नहीं है। यदि मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल लूँ तो इसके बनाने का तरीका क्या होता है, तो हम कहेंगे a स्क्वायर माइनस का क्या होता है, 2 होता है। और a की वैल्यू मिला कितना है दोस्तों, तो हम कहेंगे 2√3 मिल गया। तो बताओ 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और √3 का वर्ग करेंगे तो केवल होगा 3। ठीक है, माइनस का 2 कर देंगे तो आप देख पाओगे 4 या 12, और 12 में 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 10। तो आपकी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आए समझ में। ये वाला पैटर्न अपनाना है, आपको पता होना चाहिए कि 2√3 जो किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, और ये वाले टर्म में आपको क्या रखना है, मान को
रख देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है भाई? देखिएगा नेक्स्ट सवाल। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। समभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, आपसे पूछा गया है। अब समचतुर्भुज बिल्कुल आपके पास वर्ग के समान होता है, बस ये थोड़ा सा पेचका हुआ रहता है, थोड़ा टेढ़ा रहता है ना। जैसे आपके वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, लेकिन भुजा बराबर होते हैं। तो ये होता है आपके पास रोम्बस। यदि हम ये कहें कि भाई रोम्बस की यदि हम बात करें तो ये इस प्रकार से बनता है रोम्बस, और रोम्बस में हम देखते हैं कि सभी चारों भुजा आपस में क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। यदि मैं इनकी विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर अगली विकर्ण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और ये भी आपके पास विकर्ण दो इक्वल पार्ट में अपनी विकर्ण को क्या करता है, बांटने का काम करता है। मतलब जितना लंबाई यहाँ से यहाँ तक होगा उतनी लंबाई यहाँ तक होगा, जितना लंबाई ये से बिंदु तक होगा उतना ही यहाँ तक होगा, और सभी भुजा बराबर है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 24 वर्ग मीटर दे रखा है भाई। और जब 24 वर्ग मीटर दे रखा है और इसकी एक विकर्ण का माप दे रखा है, आप सिंपली देख पाओगे कि एक विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। तो 8 को मैं दो पार्ट में नहीं बांट सकता, एक हो जाएगा मेरे पास 4 मीटर और दूसरा भी हो जाएगा मेरे पास कितना, 4 मीटर। क्लियर है दोस्तों? हमको पता है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो भाई आपको याद रखना है 1/2 बेस इंटू हम क्या करते हैं, हाइट कर देते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि भाई आपके पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है d1 इंटू d2 डिवाइड बाई में क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, अब आपके पास इसका मान दे रखा है कितना, 24। d1 का मान तो दे रखा है आपको, d1 का मान कितना दे रखा है, तो मैंने कहा d1 का मान आपको दे रखा है 8, मुझे d2 का मान निकालना है ना। 2 का गुणा कर दूंगा उधर तो हो जाएगा भाई 48, और 8 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 6। तो d2 की वैल्यू कितना आ गया भाई, मैंने कहा 6 मीटर जो होगा, ये हमारे पास d2 की लंबाई है। अब d2 को जब पुट करेंगे, यदि ये 4 मीटर है तो ये 3 मीटर होगा क्या, बिल्कुल। अब आप देख पा रहे हो कि एक आपके पास 4 मीटर, ये 3 मीटर, 90 डिग्री का कोण है, तो 4 और 3 का ट्रिपलेट क्या होता है, तो आप देख पाओगे कि एक 4 मीटर का हो गया, एक आपके पास 3 मीटर का होगा, 90 डिग्री का कोण है, तो भाई पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। और 4 का वर्ग और 3 का वर्ग कितना होता है, तो 16 और 9 का 25, और 25 जो होता है किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो मैंने कहा 5 का। तो उसके प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होगी ये कितने मीटर की आ जाएगी, तो आप कहोगे जी 5 मीटर की आएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से आपको सवालों को बनाना है। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल। एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का जो विकर्ण है ना, स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर में कर लेना। ठीक है, स्क्वायर में कर लेना है भाई इसको, है ना, इस प्रकार से स्क्वायर रूट 200 सेंटीमीटर है। यदि एक आयत की भुजाओं का अनुपात, है ना, यदि एक आयत की भुजाओं का अनुपात 5:2 है, जो वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, तो आयत की लंबाई आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है भाई। ठीक है, अब आयत की लंबाई, आयत की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 5:2 है, लंबाई हो सकता है 5 भाग हो और आपके पास चौड़ाई 2 भाग हो, और जो वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, तो उतना हमको करने की जरूरत नहीं है, बस हमको क्या करना है, इसका मान निकालना है। आपको पता होगा कि एक वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है, 200 अंडर रूट, है ना, दे रखा है। तो भाई वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे a√2 होता है, और a√2 का मान कितना दे रखा है, तो मैंने कहा √200 दे रखा है भाई, ध्यान समझना। क्या मैं a√2 को ऐसे नहीं लिख सकता, अब चूंकि विकर्ण नहीं है तो हम डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल लेते ना, इतना करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि मैंने कहा आयत के क्षेत्रफल, भाई सिंपल समझना, आयत के क्षेत्रफल और बराबर है किसके, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। क्लियर है? ठीक, अब हमको पता है कि यदि दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, तो मैंने कहा आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे लंबाई गुणी चौड़ाई बराबर वर्ग के क्षेत्रफल। चूंकि विकर्ण दिया गया है तो विकर्ण के रूप में हम क्या कर सकते हैं, तो हमने कहे कि भाई विकर्ण का वर्ग डिवाइड बाई हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ये होता है फार्मूला आपके पास। ठीक है, अब लंबाई दिया गया है 5 भाग, मतलब लिख सकता हूँ 5x, और चौड़ाई दिया है 2 भाग, मतलब लिख सकते हैं 2x बराबर। अब आपके पास √200 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे,
है ना, और भाग किससे दे देंगे, तो भाई हमने 2 से दे दिया। क्लियर है दोस्तों। 5 और 2 का गुणा होगा तो 10, x और x का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर अंडर रूट 200 का वर्ग जो है ये कट जाएगा, तो आपके पास 200 और 200 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, तो हम कहेंगे भाई 100। ठीक है, 100 आ गया। अब यहाँ से हमको x का मान निकाल लेना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो मैंने कहा अंडर रूट जो 10 होगा ये हमारे पास x की वैल्यू होगा। क्लियर है। हमको पूछा गया है आयत की लंबाई पूछा गया है, और आयत की लंबाई कितने भाग है, मैंने कहा 5 भाग है भाई, है ना। एक भाग का मान अंडर रूट कितना होता है आपके पास 10 है, x का मान, ठीक है ना, ठीक है। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 50 नहीं, 1 का मान दे रखा है। एक वर्ग का विकर्ण अंडर रूट 200 सेंटीमीटर है यदि आयत की भुजाओं का अनुपात 5:2 है जो वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। तो आयत की लंबाई क्या होगी ये पूछा गया है। तो ठीक तो है, यहाँ पर कोई सुनी है। विकर्ण का क्षेत्रफल आपके पास आ गया 100, ठीक है, बटे 2, 5 दूनी 10 और x का स्क्वायर, तो x का मान अंडर रूट 10 आ गया। हमको निकालना था आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई 5x था, है ना। यदि 5x है और x का मान, तो आपके पास 5 अंडर रूट कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ये आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया होगा, आपका राइट आंसर क्या कर लेना, इसको 5 कर लेना, 5 अंडर रूट जो 10 होगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, एक समलंब का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर है यदि समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 और 12 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एक बार और सवाल को ध्यान से देख लीजिएगा। एक समलंब का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर दे रखा है यदि समानांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हमारे पास एक क्या है, समलंब है, और समांतर इनके भुजाओं का मान एक दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक दे रखा है भाई 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इनका क्षेत्रफल दे रखा है, हमको क्या निकालना है, इनके मध्य की दूरी, मतलब ये हाइट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपको पता होगा कि समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई, तो मैंने कहा 1/2, हम क्या करेंगे, समानांतर भुजाओं का योग यहाँ पर कर देते हैं, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इनटू हाइट होता है, यही आपके पास किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो मैंने कहा 1/2, समानांतर भुजाओं को जोड़ेंगे 12 और 20 कितना हो जाएगा, मैंने कहा 32, है ना। हाइट हमको ज्ञात करना है और क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो मैंने कहा भाई 160 दे रखा है। क्लियर है, 32 से कट जाएगा, 32 कम 32, 32 पंचे 2 का गुणा 5 के साथ होगा, तो हाइट कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो मैंने कहा भाई 10 सेंटीमीटर होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को बनाना है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।